हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो कि अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूँ। अभी तो लॉकडाउन फिर से कंटिन्यू हो गया है, तो लॉकडाउन एंजॉय करो, घर पे बैठे बैठे खूब पढ़ो, मस्ती करो। ओके, सो नाउ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमओ स्कायर एंड सिन्हा ट्यूटोरियल। And today what we are have taken the topic is gravitation chapter for the class 9th। क्लास 9th के लिए आज हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर लिया है गाइस। ओके, आपको बहुत दिन से इंतजार था ग्रेविटेशन चैप्टर का, तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। मोशन का चैप्टर स्टडी कर चुके हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टडी कर चुके हैं। इन दोनों का वीडियोस का पूरा प्लेलिस्ट आपके जो है चैनल पे है डाला हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो उनका रिव्यू देख सकते हो। ओके गाइस, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक पे, यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर पे। आज ग्रेविटेशन का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आज क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है पार्ट 1 ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके, पार्ट 1 ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। तो ग्रेविटेशन चैप्टर है, और ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड किसके लिए है, तो स्टैंडर्ड 9 के लिए। किसके लिए गाइस, स्टैंडर्ड 9th के लिए। ओके, तो 9th के लिए हम लोग स्टडी ले रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज ग्रेविटेशन। कि ग्रेविटेशन ये टर्म है क्या, ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है। तो ग्रेविटेशन एक फोर्स के टर्म को एक्सप्लेन करता है गाइस। क्या एक्सप्लेन करता है, एक फोर्स के टर्म को एक्सप्लेन करता है, और ये बताता है कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो फोर्स दो बॉडी को अट्रैक्ट कराता है। दो बॉडी को क्या कराता है, अट्रैक्ट कराता है। क्यों, उनके मासेस के कारण। किसके कारण, उनके मासेस के कारण। सो वी कैन राइट हियर द डेफिनेशन। ग्रेविटेशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशन इज अ काइंड ऑफ attraction force, actually attraction force which acts between two massive bodies। किसके बीच एक्ट करता है गाइस, दो मासिव बॉडीज के बीच एक्ट करता है। दो कोई मासिव बॉडी हो तो उसके बीच। ओके, जैसे लेट सपोज the two bodies of mass m1 and m2 are placed at d distance। d डिस्टेंस पे अगर प्लेस किया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये सपोज है m1 गाइस और ये वाला है m2। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो d डिस्टेंस है। तो d डिस्टेंस पे रखा हुआ, d डिस्टेंस पे रखे होने के बाद इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा एक दूसरे पे, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। आप जानते हो उसको एक एक्शन और एक रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो जो भी फोर्स लगे इन दोनों का फोर्स वो इक्वल फोर्स होगा। क्या होगा, इक्वल। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं Fg। एंड न्यूटन ने गाइस इसके बारे में लॉ दिया था कि Fg यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, जिसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी शॉर्टकट फॉर्म में लिख देता हूं। और यही Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फाइनली ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें एक डाटा मिल जाता है, एंड वी गेट द फार्मूला एज F इज इक्वल टू G m1 m2 by d स्क्वायर। आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर मोर कि ये g कहां से आ गया अचानक से, ये प्रोपोर्शनलिटी था तो इक्वल कहां से आ गया, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। बट फिलहाल देख लेते हैं अब ये g क्या है। तो यहाँ पे ये g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं गाइस। ओके, और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा इसका ऐसा यूनिट होता है, और ये जी का वैल्यू होता है। तो गाइस इस तरह से हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टडी किए हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर होता क्या है। ओके, इसको हमने जाना है यहाँ पे। तो इस ग्रेविटेशन चैप्टर को जानने के बाद अब आगे हम लोग का क्या जरूरत है, तो आगे हम लोग का नीड है कि हम लोग इसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में जो हमारा कुछ मिथ था उसको दूर करें।
तो ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में बाबू सबसे पहला मिथ जो लोगों के बीच रहता है या स्टूडेंट्स के पास भी रहता है वो ये रहता है कि ग्रेविटेशन ओनली बिलोंग्स टू द अर्थ। अर्थ जो चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को नीचे की ओर खींच रहा है, सिर्फ उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशन एनी टू बॉडीज के बीच हो सकता है। जैसा कि मैंने देखो यहाँ लिखा है कि सपोज द टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। कोई भी एक बॉडी m1 और m2 मास का हो सकता है जिसके बीच ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो सकता है। और तो और बाबू, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ओनली अट्रैक्टिव नेचर का है। ओनली अट्रैक्टिव नेचर का मतलब इसमें सिर्फ अट्रैक्शन का फेनोमेना हो सकता है, रिपल्सन का कभी नहीं। जैसा कि आप जानते हो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 टाइप्स थे, मैंने आपको पढ़ाया भी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 टाइप्स। तो उसमें कौन कौन थे? एक था हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा था हमारा मैग्नेटिक फोर्स एंड तीसरा था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आप याद करो, क्या होता था? सेम पोल्स कुछ रहते थे तो रिपेल हो जाता था, अपोजिट पोल्स होते थे तो अट्रैक्ट होता था। उसी तरह सेम चार्ज होते थे तो रिपेल हो जाता था, अपोजिट चार्ज होते थे तो अट्रैक्ट होता था। दैट मीन्स मैग्नेटिक वाला और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, ये दोनों अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, दोनों है। बट हमारा प्यारा सा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव नेचर का है, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो इसमें रिपल्सन कभी नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने पहले ही लिखा है कि इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स है जो दो मासिव बॉडीज के बीच एक्ट होता है, और वो मासिव बॉडीज का मास m1 m2 अगर ले ले तो कुछ इस तरह से एक्ट होगा, उसके फोर्स का ये वैल्यू होगा। अब हम लोग यहां से ये देखते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स का क्या कुछ खास प्रॉपर्टीज होगा, इसको स्टडी करते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट और यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक आल्सो। ओके गाइस, सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर। कि ग्रेविटेशन ये जो टॉपिक है हमारा, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके क्या कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं ये देखते हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो इसके प्रॉपर्टीज कुछ ये सब हैं। फर्स्ट, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है गाइस? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड, इट ओनली एक्ट्स विद इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके गाइस, देखो ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोग एक अलग एंगल से देखें, एक अलग व्यू से देखें, तो ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है जो नॉन कॉन्टैक्ट हो। इवन ग्रेविटेशनल भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी एक कॉन्टैक्ट बनाता है अपने सराउंडिंग में बाई इनविजिबल रेडिएशंस। कुछ एक इनविजिबल फील्ड टाइप बना करके ये बनाता है सराउंडिंग में कॉन्टैक्ट, और ये इनविजिबल फील्ड इसका क्या कहलाता है गाइस? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। और इस फील्ड में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आए तभी ये इसको अट्रैक्ट करता है, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए एक स्पेशल फील्ड होता है, जस्ट लाइक मैग्नेट में भी ऐसा ही कुछ एक फील्ड होता था। तो इसके इस फील्ड को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड इट एक्ट्स ओनली इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ये एक्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। और इसी वजह से हम लोग कहते थे कि यहाँ पे एक इनविजिबल कांटेक्ट हुआ है फील्ड के फॉर्म में, जिस फील्ड को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, बट वैसे फॉर्म में यहाँ पे एक कांटेक्ट हुआ है। और उसी कांटेक्ट की वजह से ये जो है क्या कर रहा है? तो ये प्रोड्यूस कर रहा है एक फोर्स को, और उस फोर्स की अट्रैक्शन से बॉडीज को खींच रहा है। ठीक है गाइस, थर्ड क्या इसका प्रॉपर्टी हो जाता है? थर्ड प्रॉपर्टी हो जाता है कि इट only can be seen or observed in large massive objects, but it does not mean that
it do not act for small masses. देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये ओनली ऑब्जर्व किया जा सकता है या देखा जा सकता है लार्ज मासिव ऑब्जेक्ट में, लार्ज मासिव ऑब्जेक्ट में देखा जा सकता है, सच एज अर्थ, मून एंड अदर प्लैनेट्स, इन सब में देखा जा सकता है क्योंकि ये सब लार्ज मासिव ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसका मतलब इट डज नॉट मीन्स, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि इट डू नॉट एक्ट फॉर अ स्मॉल मासेस। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल मासेस के लिए एक्ट नहीं करेगा, स्मॉल मासेस के लिए भी एक्ट करेगा, बट ये आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका फोर्स बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, टू स्मॉल, इतना स्मॉल कि आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे कि वहां पे कोई फोर्स भी एक्ट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो दो मार्कर है, इन दो मार्कर्स के बीच भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है क्योंकि इसका भी कुछ मास m1 है, इसका भी मास कुछ m2 है, तो इन दोनों के बीच भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, बट ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अगर मैं ऐसे रखता हूं तो क्या ये अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बिहाइंड इट कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया है वो बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, इसलिए यहाँ पे एक्ट होते हुए दिखता नहीं, ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। और ऑब्जर्व किस में होता है? तो ऑब्जर्व होता है लार्ज मासिव ऑब्जेक्ट में, जैसे कि अर्थ एंड मून में, इस तरह की चीजों में होता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए हमारा, तो फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे से क्या आ जाएगा गाइस कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप इसको लॉ के फॉर्म में भी कह सकते हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। ओके, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 होता है, तो वही केस है यहाँ पे गाइस। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इफ F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ऐसा होता है गाइस। ओके, तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज हो गए ग्रेविटेशन के जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, तो इन 5 प्रॉपर्टीज को मैंने लिखा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, अब फिर आगे हमको क्या करना है यहाँ से, तो आगे हमें देखना है कि न्यूटन ने इसके बारे में कैसे इंट्रोड्यूस किया है। तो न्यूटन ग्रेविटेशन में जो लॉ दिए उनके लॉ को जानते हैं। तो नाउ वी आर टेकिंग द हेडिंग न्यूटन्स लॉ इन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में न्यूटन का क्या लॉ रहा, इन्होंने क्या बताया, ये देखते हैं। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि न्यूटन जो है ग्रेविटेशन का खोज तब किए जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से एप्पल आके उनके सिर पे गिरा, और सिर पे गिरा तो वो सोचने लगे कि ये चीजें नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, या उधर क्यों नहीं गिर रहा है, उधर क्यों नहीं गिर रहा है, नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऐसा कुछ सोचने लगे। सोचते सोचते बहुत कंक्लूजन किए ये वो, तो कंक्लूजन निकाले कि ओ अर्थ के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो इसको खींच रही है, एक ऐसा पुलिंग फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो शेप कहाँ गिरा, नीचे गिरा, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया। एंड फिर बाद में फर्दर जब बड़े हुए वो तो एक लॉ के फॉर्म में इसको लाए। तो आपने ये सुना होगा है ना, कई बार आप लोग मनाते भी हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वही एप्पल उनके सिर पे गिर जाता, उनका सिर फूट जाता और वहीं पे वो मर जाते, ना लॉ पढ़ना पड़ता ना और कुछ। आप लोग सोचते भी हो, आई नो, बट ऐसा मत सोचना गाइस, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लॉ है। इन्होंने जो ये हमारा इन्वेंशन किया ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तभी हम लोग पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के बारे में जान पाए कि हमारा और भी प्लैनेट्स है, सिर्फ हमारा ये अर्थ ही प्लैनेट नहीं है। और इन फ्यूचर अगर अर्थ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा तबाही का एक मंजर आ गया तो मे बी इन फ्यूचर हम लोग ऐसा भी कुछ कर पाए कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट होने की कोशिश भी करें। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक रिसर्च था। तो आप इसके बारे में ऐसा कभी मत सोचना कि न्यूटन ने बुरा किया आपके लिए। चलिए लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या कहता है हमें, तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लॉ में 2 मेन लॉ दिए। कितने लॉज दिए? 2 मेन लॉज। और वो 2 मेन लॉ क्या क्या थे? यही दोनों थे एक्चुअली, यही 2 लॉ जो मैंने प्रॉपर्टीज में भी पहले बता रखा है। तो इनका पहला लॉ ये था कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two bodies as gravitational force
gravitational force will directly proportional to product of their masses, दो बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं F प्रोपोर्शनल m1 m2। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, यही था इनका पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या था ये देखते हैं। तो सेकेंड लॉ को तो इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करके बताता हूं। तो गाइस सेकेंड लॉ था हमारा यहाँ पे कि द फोर्स एक्टिंग between two bodies as gravitational force will be inversely proportional to the square of distance। ओके गाइज, ये था मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कह देंगे। अब अगर फ्रॉम 1 and 2 देखा जाए, फ्रॉम 1 and 2 मिला करके, तो इट विल बिकम F प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई डी स्क्वायर हो जाता है। और अगर हम लोग इसी में इक्वल टू सिंबल लगा दे, तो हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल टू सिंबल लगने के बाद एक कांस्टेंट चाहिए होता है। तो हेयर वी यूज द कांस्टेंट g and then it will become g m1 m2 by d square, ये बन जाता है। तो अब क्लियर हो गया गाइस आपको कि ये g जो आया टर्म ये कहां से आया। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें टर्म्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। F रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स को, m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, m2 मास ऑफ सेकेंड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है गाइस। डिस्टेंस d जो है लिखा हुआ वो डिस्टेंस बिटवीन देम रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन देम वो टू बॉडीज के बीच। और g क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, g रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो मैंने बता रखा है आपको 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। बट हम लोग इसको एवरेज में सिर्फ 6.67 इंटू 10⁻11 भी लेते हैं, 2 डिजिट तक डेसिमल काफी होता है, आप जानते हो, तो इसलिए ऐसा भी लेते हैं। तो दिस इज अबाउट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन्स का यही लॉ था गाइस, 2 लॉ। पहला लॉ कि जो फोर्स एक्ट होगा वो दोनों मासिक बॉडी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, तो जितना ज्यादा मासेस दोनों का उतना ही ज्यादा फोर्स, है ना। एंड दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कहां से कहां लेना है, तो डिस्टेंस मेरा एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक लेना है। ये जैसे अगर आप 2 बॉडी को इसको कंसीडर कर रहे हो तो आप यहां से यहां डिस्टेंस मत सपोज करना कि यहां से यहां डिस्टेंस हो गया, नहीं, ये डिस्टेंस इसके सेंटर के पॉइंट से लेकर के इसके सेंटर के पॉइंट तक का ये डिस्टेंस होगा d, सेंटर टू सेंटर तक, ठीक है गाइस। तो वो डिस्टेंस d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम लोग इसको d का स्क्वायर लिखते हैं। कुछ बुक्स में इसको r स्क्वायर भी लिखा गया क्योंकि डिस्टेंस को वहां r माना गया। तो डजेंट मैटर, आपका जो भी वहां पे कंसिडरेशन हो आप उसके अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर लेके चल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यही हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ था, ओके गाइस। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और 1-2 एग्जांपल्स लेके देखते हैं, बना करके देखते हैं कि ये एग्जांपल्स, इस पे न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो कैसे बनेंगे, ठीक है गाइस। तो आई एम इरेजिंग इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके गाइस, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं इस पे 2 मासिक बॉडी के बीच। पहले 2 स्मॉल बॉडीज को कंसीडर करके कैलकुलेट करके देखते हैं। आफ्टर दैट वी विल मूव अ लार्ज बॉडी, जैसे अर्थ के लिए भी कंसीडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले स्मॉल बॉडी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें ये लिया है कि कैलकुलेट
the gravitational force between two bodies of masses 100 kg each placed at distance 1 मीटर। ओके गाइस, देखिए ये दिया हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दो बॉडी जो हैं, ये पहला बॉडी ये भी 100 kg का है एंड जो सेकेंड बॉडी है ये भी 100 kg का है। कितने kg का है गाइस? 100 kg का। तो दोनों 100 kg के हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे गिवन सिचुएशंस है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? m1 इज इक्वल टू 100 kg, m2 इज इक्वल टू ऑल्सो 100 kg गाइस, एंड d डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 मीटर। And we know gravitational force G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11. We need to find F. So F is equals to G m1 m2 by r square या d square, आप इसको जो लिख दो, d square ही चलो लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? G का वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 पुट करो, m1 का वैल्यू 100 kg पुट करो, m2 का भी 100 पुट करो, एंड डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, तो लीव दैट। Remaining terms we get that 6.67 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 4, 100 मिलके 10 to the power 4 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा गाइस? 6.67 into 10 to the power minus 11 plus 4, that means 6.67 into 10 to the power minus 9, 9 बच जाएगा। 11 में से 4 गया, 9 9 4 11, सॉरी 7 बच जाएगा गाइस, 7 7 4 11 7 होता है। तो 6.67 into 10 to the power 7 न्यूटन यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर हो जाएगा। तो ये -7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा ध्यान दो। तो -7 रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि हमारा ये 6.67 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 का कितना? 10 to the power 7, मतलब 2 2 4 2 6 1 7 0। अब 7 0 से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.0024 6 एंड देन 6 एंड देन 6 7, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये 7 डिजिट आगे हो गया पॉइंट, देखो यहाँ पे पॉइंट था, ये 7 डिजिट आगे चला गया, तो इतना न्यूटन हो गया। तो इतना न्यूटन हो गया ये फोर्स। तो बताओ तो क्या ये 1 न्यूटन के भी बराबर है? 0.0000 समथिंग है। 1 न्यूटन भी है? नहीं। हाफ न्यूटन भी है? नहीं। 1/10th न्यूटन भी नहीं। 1/100th न्यूटन भी उतना भी नहीं, उससे भी कम है। 1/10 लाख न्यूटन से भी कम है ये। तो इतना कम अगर डाटा है हमारा, ठीक है गाइस, तो इतना कम डाटा होने की वजह से ही ये हमें अट्रैक्टिव होता हुआ नहीं दिखता है, सिंस हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये हो गया हमारे लिए नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल हो गया इसलिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट्स में जो होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं होगा, ऐसा मान लेते हैं। जबकि ये कोई छोटा ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिया, ये काफी लार्ज ऑब्जेक्ट मैंने लिया, आप जानते हो 100 kg एक काफी बड़ा मास है गाइस। ओके, तो ऐसा ऑब्जेक्ट्स मैंने लिया है, तब जाके इतना कम फोर्स आया, इतना नेग्लिजिबल है। और यही वजह है कि हमारे माइंड में शिफ्ट हो गया है कि ओ ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी एक्ट होगा तो सिर्फ अर्थ के लिए एक्ट होगा, क्योंकि अर्थ एक लार्ज मास है। स्मॉल मासेस के लिए तो आपने देखा कि बहुत कम आता है, नेग्लिजिबल आता है। तो यही एक वजह है, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे मूव करते हैं और हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अर्थ से कैलकुलेट करेंगे, अर्थ के मास को लेकर के कैलकुलेट करेंगे कि अर्थ के थ्रू इसी बॉडी पे कितना फोर्स एग्जर्ट होता है। ओके, तो आई एम इरेजिंग अगेन इट एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स between earth and 1 kg body it is given that mass of earth is equal to 6 into 10 to the power 24 kg and radius of the earth is equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter। okay guys, ऐसा गिवन है, तो हम लोग जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ले लें। तो ये हमारा अर्थ हो गया। ओके,
जिस अर्थ का रेडियस हमें बताया गया है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर गिवन है क्वेश्चन में। नहीं भी हो सकता है, अभी मैंने बता दिया क्योंकि ये पहली बार है, आगे के कॉन्सेप्ट से आगे के क्वेश्चन से ये गिवन नहीं रहेगा। इसका मास जो है मास ऑफ अर्थ वो भी आपका गिवन है 6 इंटू 10⁻24 kg। सेकेंड बॉडी ये है 1 kg का बॉडी है, तो इसका मास हो गया 1 kg। एंड ये जो डिस्टेंस इसके बीच का हुआ गाइस वो हो गया इसका रेडियस के इक्वल, ये डिस्टेंस दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। जैसे आप ये एक बॉडी का बीच का सेंटर का डिस्टेंस लेते थे ना, तो ये तो इसी बॉडी पे रखा हुआ है, तो इसका और इसके सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये बॉडी 1 kg वाला जो है ये तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए इसको तो रेडियस के इक्विवेलेंट ही लेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब देखो तो क्या आने वाला है, तो वी हैव द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो G का वैल्यू आप डाल दो 6.67 इंटू 10⁻11, m1 का वैल्यू यानी अर्थ का मास का है 6 इंटू 10⁻24, ओके। एंड रेडियस का सेकेंड बॉडी का मास 1 kg, रेडियस का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो 6.67 इंटू ये वाला 6 इंटू 10⁻11 प्लस 24 हो गया ऊपर वाला टर्म, नीचे हो गया 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। 10⁻12 को भी ऊपर लेके चले जाना, इसका पॉइंट कैंसिल हुआ, देखो तो 2 डिजिट का पॉइंट कैंसिल होने के बाद ये इसका कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो बचा है वो आप देख सकते हो। तो 6 7 जब 42, 7 टाइम्स 4 बचा, 6 6 36, 0 36 टू 40, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, इधर नीचे 64 का स्क्वायर कर लो, तो 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 बचा 1, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 1 49, 9 बचा 4 फिर बच गया 4096, और ऊपर हो गया 10 टू द पावर ये सब्ट्रैक्ट होकर के 13 माइनस ये 12, तो 13 माइनस 12 यानी 0 बच गया, तो 40020 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 4096। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन। तो ऐसे गाइस 1 kg के बॉडी के लिए हमारा क्या आ गया 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि ये 9.8 है जो कि एक लार्ज मास है, लार्ज फोर्स है, तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। ये जो जी ग्रेविटी का वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 लेते हो, ये क्यों लेते हो, इन चीजों को जानेंगे, इसको किन्होंने दिया, ठीक है, और फिर हम लोग और भी डिटेल्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के बीच, कमेंट करो, एंड चैनल पे नए हो तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी करो। ठीक है गाइस, सो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।